गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट कैसे कब और कहां को हम डिस्कशंस करने वाला हूं। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन आप इसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस चैप्टर को डिस्कशंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आपने कई बार हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कब कौन सा राजा जो होगा वो उसकी ताजपोशी होगी, या फिर आपने देखा होगा कि कौन सा युद्ध किस सन में होगा, कब कौन युद्ध करेगा, कौन सी लड़ाई इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सब आप क्या करते हैं, इनको डेट वाइज याद करते जाते हैं और आप बोलते हैं फाइनली कि यार इतिहास तो क्या कुछ नहीं, केवल डेट है, उन्हें रटते चले जाओ। या फिर मैं बोल दूं इतिहास में और कुछ नहीं है, केवल डेट हैं, तारीखें हैं जिन्हें हम रटते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास जो है कई सारी चीज़ों को आपको बताता है कि कैसे जो है पुराने ज़माने में या फिर मैं बोलूँ प्राचीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में कैसे उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उनमें चेंजेस हुए हैं। वो उसका एक रूप होता है हिस्ट्री, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामों में भी आजकल हिस्ट्री का जो वेटेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप इतिहास में पाएंगे कि इतिहास और कुछ नहीं, अलग अलग समय में आने वाले बदलाव के बारे में बतलाता है। एक प्रकार से इतिहास ये होता है, या मैं बोल दूं कि अतीत के बारे में क्या चेंजेस हुए होंगे, क्या बदलाव आए होंगे, उसके बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो उसके बारे में जानकारी हमें हिस्ट्री से ही प्राप्त होती है। तो केवल डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी कुछ जो है आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। अब ये जो है आम जीवन भाषा में हम यदि इसको उतारें तो आम जीवन भाषा में हम देखते रहते हैं कि पेपर न्यूज़ पढ़ते पढ़ते हम सोचते होंगे कभी कि आखिरकार ये जो न्यूज़पेपर नहीं होता था तो लोग बागों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी। या मैं बोल दूं कि आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने कभी सोचा होगा कि यार ट्रेन का निर्माण कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, कैसे स्टेब्लिश हुआ होगा। या फिर आपने कभी कभी ये सोचते होंगे कि यार लोग बागों ने चाय पीना, या चाय पीते पीते आपने ये सोचा होगा कि यार लोग बागों ने चाय पीना कैसे स्टार्ट करा या कब स्टार्ट करा। तो ये जो सारी चीजें से एकदम सडनली हमने चाय पीना स्टार्ट नहीं कर दिया, वो क्या हुआ, हमने धीरे धीरे जो होगा वो स्टेब्लिश होगा। तो चाय का घुट जो होगा हमने सडनली एक बार में नहीं बोला कि हमने स्टार्ट कर दिया चलो आज चाय पियेंगे हम सब लोग बैठ के। वो धीरे धीरे जो होगा लोग बाग चाय की तरफ रुख कर देंगे। एक धीरे धीरे उन चीजों का प्रचार प्रसार होगा और उन चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलेगी किसके थ्रू, इतिहास के थ्रू। तो वैसे ही आप देखेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव होगा हिस्ट्री में, वो क्या करेगा, एक नक्शा बनाने का कार्य सौंपेगा किसको, जेम्स रेनेल को क्या करेगा, ये नक्शा बनाने का कार्य सौंपेगा कि आपको क्या करना है, एक हिंदुस्तान का नक्शा बनाना है। जेम्स रेनेल क्या करेगा, हिंदुस्तान का नक्शा का आवरण करेगा। कब, 1782 में, 1782 में जेम्स रेनेल द्वारा क्या करा जाएंगे, नक्शा का आवरण किया जाएगा हिंदुस्तान के नक्शा का। तो आपको अब जो है एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा होगा जो कि चाय का एडवर्टाइजमेंट है, जो कि एक लिप्टन है, जो कि आपके पेज नंबर 2 में गिवन है। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि एक घोड़े पे एक नौजवान सैनिक जो है वो बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि वो और कोई नहीं, वो रानी विक्टोरिया का तीसरा लड़का है जो एडवर्टाइजमेंट में आपको दिख रहा है लिप्टन चाय के। तो ये जो तीसरा लड़का है उसका नाम रहेगा आर्थर। क्या नाम रहेगा उसका, आर्थर। और इसको जो रहेंगे एक पदवी के नाम भी गिवन रहेगा जिसका नाम रहेगा ड्यूक ऑफ कैनॉट। ड्यूक ऑफ कैनॉट की इसको पदवी दी जाएगी, किसे, आर्थर को। आर्थर कौन रहेगा, रानी विक्टोरिया का तीसरा लड़का रहेगा। तो हम फाइनली देखिए कि आखिरकार कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट रहती हैं, कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट रहेंगी और कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। तो इसमें आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल आएंगे, जैसे कि मैं बोलूं कि 1773 में क्या होगा, वारेन हेस्टिंग आएगा गवर्नर जनरल, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कहलाएगा। उसी के साथ यदि हम बात करें किसके, कि आखिरकार तारीखें कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी, तो तारीखें वो इंपॉर्टेंट होंगी जिसमें ये जो गवर्नर जनरल आएंगे वो अपनी क्या करेंगे, कई सारी नीतियां स्टेब्लिश करेंगे, वो कई सारी गतिविधियों में भाग देंगे, कई सारे सर्वेस करवाएंगे। तो ये जो डेट है इन गवर्नरों के आजू बाजू या इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। तो ये जो डेट है वो जो है इंपॉर्टेंट रहेंगी, और मैं आपको इन डिटेल में जो है अभी समझाने वाला हूं। देखते हैं हम तारीखें कौन सी इंपॉर्टेंट होती। तो अब हम देखते हैं आखिरकार कौन सी तारीख जो रहेंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। तो तारीखें जो रहेंगी वो आपको देखने को मिलेगा क्या, गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी कि दोनों को ही बोला जाता है, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या पहले उनको वायसराय बोला जाता था। तो अब क्या होंगे कि ये जो गवर्नर जनरल जब स्टेब्लिश
होंगे, भारत में आएंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, आपको गतिविधियां, उनकी आखिरकार क्या गतिविधि रही या उनकी नीति क्या रही या उनकी उपलब्धियों के आधार पर हम तय करेंगे कि आखिरकार फाइनली कौन सी तारीखें जो होगी तय करेंगे, कौन सी तारीखें जो रहेंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये फाइनली हम कौन सी तारीखें लें, आखिरकार हिस्ट्री में हम कौन सी तारीखों से याद करें, तो कौन सी तारीखें, कुछ नहीं, जो ये गवर्नर जनरल जो इस्टेब्लिश होंगे या आएंगे उनकी गतिविधि, नीति और उपलब्धियों के आधार पर हम तारीखें तय करेंगे कि कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 1773 में क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग क्या होंगे, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सन है ये क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको एज ए एग्जाम में याद करने के लिए। तो ये चीज आपको याद करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते थे, आखिरकार हम जो अवधियां होती थी उन्हें हम कैसे तय करते थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो जेम्स मिल रहेंगे 1817 में, वो क्या करेंगे, वो एक बुक लिखेंगे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक वो बुक लिखेंगे, क्या, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि ये जेम्स मिल क्या रहेंगे, ये एक ब्रिटिशर्स रहेंगे, जो कि एक राजनीतिक या मैं बोलूं अर्थशास्त्री या एक दार्शनिक जो रहेगा वो रहेंगे जेम्स मिल। वो क्या करेंगे, अपनी एक बुक लिखेंगे जिसका नाम रहेगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में वो बुक लिखेंगे और वो इस बुक में बताएंगे कि जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास को वो तीन खंडों में विभाजित कर देंगे या तीन पार्ट में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, कौन, जेम्स मिल। और वो ये बोलेंगे कि जो एक पार्ट वो बोलेंगे कि एक साम्राज्य किसका हो गया, हिंदू का, फिर उसके बाद आए मुस्लिम, देन उसके बाद आए ब्रिटिशर्स। तो जेम्स मिल देखेंगे कि भारत के जो इतिहास रहेगा वो तीन खंडों में विभाजित कर देंगे, किस आधार पर, कि एक जाति के आधार पर या एक धर्म के आधार पर या फिर मैं बोल दूं एक अंधविश्वास के आधार पर। जेम्स मिल का यह मानना रहेगा कि भारत क्या था, सबसे पहले हिंदुओं का तानाशाही या मुसलमान का तानाशाही राज्य था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत में ही केवल हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राज्य या ब्रिटिशर्स ही जो है शासन करेंगे। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो जेम्स मिल था, जेम्स मिल का मानना था कि जो ब्रिटिशर्स आने से पहले, भारत में ब्रिटिशर्स आने से पहले यहाँ पर केवल हिंदू या मुस्लिम तानाशाहियों का ही राज था, ऐसा ब्रिटिशर्स या मैं बोल दूं जेम्स मिल का मानना था ब्रिटिशर्स आने से पहले। तो आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल हमारे देश में नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल हिंदू धर्म ही नहीं, साथ साथ बाकी जबकि कई सारे जो धर्म रहेंगे, चाहे वो हिंदू के साथ साथ मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तो आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के कि कई सारे धर्म जो होंगे साथ साथ पनपेंगे, ना कि यहाँ पर तानाशाही वाला राज्य चलेगा। तो आप देखेंगे जेम्स मिल और क्या कहेंगे कि जेम्स मिल ये बोलेंगे कि यदि भारत को सभ्यता के रूप में लाना है तो इस भूभाग को पूरा अंडर कवर कर लें, इस पूरे भागों को कैप्चर कर लें और उन्हें हम जो है सभ्यता सिखाएंगे। ये ऐसा जेम्स मिल का मानना था या उन्होंने राय दी। जबकि आप देखेंगे कि ये जो राय है ये बिल्कुल सरासर गलत होगी। भारत के प्राचीन इतिहास से लेके चाहे आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करें या मॉडर्न हिस्ट्री की आप बात करें, तीनों में ही कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने को मिलेगा। और केवल ये अंतर आपको सामाजिक आधार पे नहीं, ये आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या मैं बोलूं सांस्कृतिक रूप में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो पश्चिम सभ्यता के लोग क्या करेंगे, इस हिस्ट्री को जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, तीन भागों में वो विभक्त कर देंगे। पहले को वो बोलेंगे प्राचीन, सेकंड को बोलेंगे मध्य और थर्ड को बोलेंगे आधुनिक। ठीक है, ये तीन प्रकार के पश्चिम सभ्यता के आधार पर तीन भागों में भारत के इतिहास को विभक्त कर देंगे। और कई सारे हिस्टोरियंस भी आगे चलकर इन तीनों इतिहास की ही मान्यता रखेंगे, ना कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन इतिहास की बात करेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि ये जो तीनों इतिहास को एक बोला जाएगा औपनिवेशिक युग। क्या बोला जाएगा इनको? औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग क्या होता है? औपनिवेशिक युग वो होता है कि जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक बदलाव होते हैं,
उसको बोला जाता है औपनिवेशिकरण। ठीक है ना, उसको बोला जाता है औपनिवेशीकरण, जब किसी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार पर बदलाव होते हैं। यानी कि मैं बोल दूं आधुनिक इतिहास में कई सारी टेक्नोलॉजीज या तकनीकों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, आधुनिक इतिहास। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह जानते थे कि प्रशासन जो होता था वो अभिलेख तैयार कैसे करता था। अभिलेख कुछ नहीं, एक ऐसा स्थान होता था जहां वो अपने रिकॉर्डेड या कुछ वस्तु जो होती थी जिनके द्वारा लिखा था, वो अपने रिकॉर्ड, निर्देश, योजना के जो लिखित दस्तावेज होते थे उनको रखने का एक स्थान होता था जिसे बोला जाता था अभिलेख। जिसे क्या बोला जाता था, अभिलेख बोलते थे। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो अंग्रेजी जो शासन होते थे या जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे, जो सरकारी रिकॉर्ड होते थे, सरकारी रिकॉर्ड के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड के अंतर्गत आपके निर्देश आ जाएंगे, योजनाएं आ जाएंगी, नीतिगत फैसले आ जाएंगे, या सहमति पत्र, जिसे मैं बोल दूं सहमति या सहमति पत्र जो रहेंगे वो अंतर्गत आ जाएंगे किसके, सरकारी रिकॉर्ड के। तो आखिरकार ये जो ब्रिटिशर्स रहते थे इन रिकॉर्डों को बड़े अच्छे से संभाल कर रखा करते थे। कहां पर, अभिलेखों में। ठीक है, अब ये संभाल कर क्यों रखा करते थे, वो इसलिए रखा करते थे ताकि इनसे हम क्या कर सकें, इनसे हम एक अच्छा अध्ययन कर सकें या केस स्टडी हम कर सकें। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि वो अपने अध्ययन के लिए क्या करेंगे, इन रिकॉर्डों को संभाल कर रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या करेंगे कि जब भी कभी वाद विवाद होगा, किसी विषय वस्तु को लेके वाद विवाद होगा, तो हम ये दस्तावेज दिखाकर भी हम क्या कर सकेंगे, उसकी नीति या उसके जो शासन रहेंगी, उसकी जो भूमि रहेगी, उसको हम हड़प लेंगे ये दस्तावेजों के थ्रू। तो इस वजह से ये अंग्रेज जो रहेंगे या सरकारी रिकॉर्ड जो रहेंगे उसको संभाल कर रखेंगे। जो अब ये जो सरकारी रिकॉर्ड रहेंगे उसको कौन लिखेगा, तो उनको एक सुलेखन विस बोल दूं, या मैं बोल दूं या खुशनविसी, ये ऐसे लोग होंगे जो इन दस्तावेजों को बहुत अच्छी ढंग से या बहुत अच्छे तरीकों से लिखेंगे, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे तरीकों से इन्हें पेश करेंगे, उन्हें बोला जाएगा खुलेशन विसी या सुलेखन विसी कहेंगे। तो ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो इन दस्तावेजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो ये दस्तावेज कहाँ रखे जाएंगे, फाइनली एक अभिलेखों में। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो रहेगा वो कब स्टेब्लिश होगा, तो वो 1920 में स्थापना की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेख जो का होगा 1920 में बनाया जाएगा इन दस्तावेजों को रखने के लिए, या जो भी विद्वान अपनी जो बुक्स रखेंगे, लिखेंगे जो पुराने जमाने में, उनकी जो बुक होंगी वो कहाँ रखा जाएगा, एक अभिलेखागार में रखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे अब क्या होगा, धीरे धीरे जो होंगे सर्वेक्षण या मैं बोल दूं सर्वे का भी महत्व बढ़ता चला जाएगा। अब जो ब्रिटिशर्स रहेंगे आखिर फाइनली सर्वे क्यों करवाएंगे, वहां की स्टडी करने के लिए, कि अध्ययन करने के लिए कि वहां की भूमि कैसी होगी, वहां की भूमि में क्या कृषि उपजाऊ है या वहां की कृषि उपजाऊ या भूमि उपजाऊ नहीं। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सर्वे का भी महत्व बढ़ता चला जाएगा। और वो सर्वे काय के लिए करवाएंगे या किस लिए करवाएंगे, तो वो एक प्रकार से नक्शा भी तैयार करवाएंगे जिसके थ्रू हम एक रास्ता होगा जाने के लिए, या मैं बोल दूं सर्वे वो इस वजह से भी करवाएंगे कि हम जो है मिट्टी की गुणवत्ता भी जान सके, या वहां पर हम ये देख सकते हैं कि वहां पर आखिरकार किस चीज की खेती की जा सकती है या कौन सी मिट्टी में क्या उपजाऊ ज्यादा होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन सर्वों का भी या मैं बोल दूं सर्वे का भी महत्व बढ़ता चला जाएगा। आगे हम देखते हैं आखिरकार इन सर्वे को कि आखिरकार सर्वे क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तो अब आप देखेंगे कि 19वीं सदी में क्या होगा, 19वीं सदी में धीरे धीरे क्या होंगे, इन सर्वेक्षणों का महत्व बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। यदि आप मेरे नोट्सों को परचेस या खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आखिरकार ये जो सर्वेक्षण होंगे इसके क्या होंगे, धीरे धीरे महत्व बढ़ते चले जाएंगे। अब ये सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिलेगी, इससे हमें सर्वेक्षण के अंतर्गत नक्शा तैयार करना कि आखिरकार वहां के जो नक्शा है या जाने का रास्ता, जिसे मैं बोलूं क्या है मैप, तो एक तो नक्शा तैयार करना, सेकेंड आ जाएगा महत्वपूर्ण हो जाएगा राजस्व सर्वेक्षण, कि आखिरकार हम ये पता कर सकते हैं कि किस जगह से
किस जगह से हम कितना राजस्व प्राप्त कर सकते हैं, किन आधार पर कि वहां पर आखिरकार धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है। यदि धरती की सतह बोल दूं या मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होगी तो वहां पे फसलों का उपजाऊ क्या होगा, ज्यादा अच्छे तरीकों से होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि आखिरकार सर्वे जो रहेंगे वो धीरे धीरे इनका महत्व क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और क्या पता चलेगा हमें इन सर्वे से, हमें इन सर्वे से ये भी पता चलेगा कि आखिरकार वहां की जो फसल है, कौन सी फसल जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और क्या पता चलेगा हमें वहां पर कौन से पेड़ पौधे वहां पर उग सकते हैं या जीव जंतु वहां पर कौन से पाए जाते हैं। तो ये सब आधार हमें किस आधार पर उनको जानकारी या उनको अध्ययन या पता कैसे चलेगा, तो ये सर्वेक्षण करवा के या सर्वे तक करा के ये पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र पर या किस राजस्व में उनको कौन सी चीजें जहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन अब ये जो सर्वे होंगे उससे क्या होंगे, हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी, या जिसे मैं बोल दूं कि इन सर्वों से हमें क्या पता चलता है, तो हमें पता क्या चलेगा, जैसे मैं बोल दूं इन सर्वों से हमें क्या पता चलता है, तो हमें इसमें यह पता चल जाएगा कि जो सरकार रहेगी या जो सरकारी अफसर रहेंगे वो क्या सोचते हैं, किस बारे में वो जो है खोज या अध्ययन करना चाहते हैं। तो एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, सेकंड हमें ये पता चल जाएगी कि उनकी दिलचस्पी या उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, उनकी दिलचस्पी या उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, ये भी हमें इससे पता चल जाएगा कि आखिरकार ये जो सर्वे करवा रहे हैं वो किस क्षेत्र में करवा रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता नहीं चलता, तो हमें जो है पता ये नहीं चलता कि देश के जो दूसरे लोग हैं वो आखिरकार क्या महसूस कर रहे हैं, आखिरकार देश के जो लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज उनकी जो कार्यवाही रहेंगी, उनकी क्या रहेंगी, कार्यवाही रहेंगे, उनकी वजह हम पता नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई सर्वे करवाना है, पेड़ ही कटवाने हैं, तो हम जो है उनकी कार्यवाहियों के बारे में हम पता नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये रहेंगी उनकी कार्यवाहियों की हम वजह जो रहेगी फाइनली हम पता नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर फर्स्ट कैसे कब और कहां जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।